Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. तो अभी यहाँ पे आपको एक सम दिख रहा है, वो सम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का और उसका वेटेज 20% एग्जाम में होता ही है। तो वो जो सम मैं अभी समझाने जा रहा हूँ वो सम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सम यहाँ पे है, ये 2021 यानी 21 के पेपर में से हमने लिया है और ये सम काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा सम आने की प्रोबेबिलिटी 500% है। तो ध्यान से ये पूरा वीडियो समझना आप। मैं आपको वन बाय वन सारे एडजस्टमेंट समझाऊंगा और आंसर भी कैसा है वो दिखाऊंगा और इसी तरह का सम आपको दिख सकता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे उन्होंने हमें सम दिया है, उसमें लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ हनी लिमिटेड। फिर उन्होंने पूरी बैलेंस शीट, लायबिलिटी दी है, असेट दिया है, सर्टेन नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, लास्ट में पूछा है कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। तो ये फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू या मार्केट वैल्यू आती है तो समझ लेना वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आ गया। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो कैसे किया है, पहले हम लोग किसी भी सम में, वैल्यूएशन के शेयर के सम में, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में असेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये फॉर्मूला होती है, असेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो पहला हमने असेट्स लिया, यहाँ पे असेट्स रुपीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ लिखा है, क्लियर क्रिस्टल हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज अप टू रुपीज 8 लाख। यानी मैंने सीधा मशीनरी यहाँ पे 8 लाख लिख दिया। असेट्स में मशीनरी दिया हुआ है 760, बट मैंने कंसिडर नहीं किया बिकॉज नीचे वैल्यू दी थी और अप टू 8 लाख बोला था, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं यहाँ पे सॉरी, उसके बाद हमें दिया है डेटर्स की जो वैल्यू है वो 20,000 बैड डेप्ट है। सिंपल है, डेटर्स 2 लाख जो मुझे दिए हैं 40,000, उसमें से मैंने 20,000 लेस कर दिए तो 2 लाख, यहाँ पे 2,20,000 हमारा आंसर। अब समझने की बात है, ये तीसरा एडजस्टमेंट जो काफी अलग से है और चौथा एडजस्टमेंट भी काफी अलग से, तो वो समझाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 180% ऑफ मार्केट प्राइस, यानी 180% ऑफ मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस 100 होगी तब ये कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ एक चीज याद रखना कि नीचे एडजस्टमेंट में अगर असेट्स की वैल्यू नहीं दी है और अगर आपको ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है तो वो कंसिडर होगा और होगा एनी सिचुएशन। तो मैं वही करने जा रहा हूं। यहाँ पे मेरे पास मशीनरी यहाँ पे दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी 12 लाख दिया हुआ है, उसमें से डेप्रिसिएशन 120 ऊपर मुझे लायबिलिटी में भी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में 12 लाख में से 120 लेस करके ही आगे बात करूंगा, जबकि 8 लाख मशीनरी में तो डायरेक्टली लिख दिया बिकॉज नीचे वैल्यू दी थी मुझे, यहाँ वैल्यू नहीं दी है, यहाँ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में हम लोग लेस करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन को। अब उसके बाद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग जो दिया है मुझे 12 लाख माइनस मैंने 1,20,000 कर दिया, डेप्री 10,80,000 मिला। अब मेरा इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा 180 पे 100, तो 10,80,000 पे कितना। तो ये 10,80,000 पे कितना जो मैंने लिखा है वो चीज हमारा आंसर लेके आती है 6 लाख रुपीज। 180 दिया हुआ था, 100 मार्केट वैल्यू, इसका मतलब ये बुक वैल्यू जो है वो आपकी 180 है और मार्केट वैल्यू जो है वो है 100। तो हमें मार्केट वैल्यू लिखनी होती, तो 6 लाख आंसर आएगा, पूरा वर्किंग किया हुआ है मैंने। उसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक का भी एडजस्टमेंट अच्छा है। मार्केट प्राइस ऑफ 40%, स्टॉक इज 25% मोर। तो मैंने कुछ नहीं किया, स्टॉक हमें 2 लाख रुपीज यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, और उसमें से मैंने 40% जो है कैलकुलेट किया तो 80,000 मुझे मिले, उसमें मैंने 25% प्लस कर दिए, 25% प्लस किए, तो मुझे यहाँ पे मिला 1 लाख। अब ये जो 1 लाख रुपए मुझे मिले हैं, तो रिमेनिंग जो बचा यानी 1,20,000 बचा, उसका क्या हुआ है, तो उसमें लिखा है यहाँ पे रिमेनिंग स्टॉक रिक्वायर्ड ऑफ रुपीज 20,000। तो वो 1,20,000 में से मैंने 20,000 लेस किए तो कितना बचा, 1 लाख। तो ये 1 लाख आगे यहाँ दिए ये और ये 1 लाख दोनों टोटल किए तो 2 लाख हमारा आंसर। मुझे 2 लाख स्टॉक में मिल गए, पूरे वर्किंग की हुई है। उसके बाद हमें दिया है लायबिलिटी का एडजस्टमेंट, गुडविल, वो सब हम लोग यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब जो बच गया उसमें हम लोग देख लेते क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, शेयर ऑफ कंपनी आएगा तो वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा 1 लाख। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे डेटर्स आ गया, स्टॉक आ गया, बीआर 180 एंड 20 कैश बैक, तो वो दोनों चीज यहाँ पे लिखी हुई है। टोटल हमें मिला 20,20,000। उसमें से लेस क्या होगा,
तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कभी लेस नहीं होता अगर बैलेंस शीट में है तो। इफ इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट देन इट बिकम्स लायबिलिटी। तो यहां पे एडजस्टमेंट दिया है, देखो ये रहा 1,80,000 हमें क्लियर क्रिस्टल यहाँ लिखा ही रहा है 1 लाख, अरे सॉरी एक अकेला 80,000 हमें दिया है। तो हम लोग यहाँ पे 80,000 जो अमाउंट है उसको डिडक्ट करेंगे WCF की। अदरवाइज यहाँ पे लायबिलिटी में दिया होता तो हम लोग कंसिडर नहीं करते। ओके, याद रखना। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या क्या लायबिलिटी लेस करनी होती है तो क्लियर क्रिस्टल समझ लो। डिबेंचर, प्रोविडेंट फंड, उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और ये प्रोविजन फॉर टैक्स। पांचों पांच लायबिलिटी हमें यहाँ डिडक्ट करनी है और पांचों पांच लायबिलिटी मैंने यहाँ डिडक्ट की हुई है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविडेंट फंड, डिबेंचर्स, सब कुछ। उसके बाद 20,20,000 में से ये लेस करने के बाद 7,40,000 मुझे मिला लायबिलिटी लेस करने के बाद। उसके बाद प्रेफरेंशियल 4 लाख रुपए दिए हुए हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में, मैं आपको दिखाऊंगा 4 लाख रुपए ऑलरेडी दिए हुए हैं तो वो मैंने डिडक्ट किए। तो 3,40,000 इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ही ढूंढना है, फिर ही सब आगे जाएगा। कैसे, अब बताता हूं। अब हम लोग यहाँ पे ये देखा आपको प्रेफरेंशियल यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन, ये रहा 4 लाख यहाँ लिखा हुआ है 4 लाख। ओके, अब उसके 10% भी दिया हुआ है। नेट एसेट्स कैलकुलेट करनी होगी। अब सम फटाफट हो जाएगा बिकॉज यहाँ कॉम्प्लिकेशन वाले एडजस्टमेंट थे, खत्म हो चुके हैं। नेट एसेट में क्या दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड 3,40,000 मैंने ढूंढा। गुडविल मुझे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 10,60,000 ये रहा, मैंने ऐड कर दिया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है सब में, कॉल्स इन एरियर्स दिए नहीं है सब में। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोई भी इन्वेस्टमेंट दिया हो वो नॉन ट्रेड है, तो ये चीज याद रखना। अब मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया, दैट इज 14 लाख मेरा टोटल आया। अब पहली फॉर्मूला इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 14 लाख अपॉन 20,000, 20,000 कैसे आ गए, 2 लाख रुपीज यहाँ दिए हैं और 10 रुपए उसकी वैल्यू है, ये रही 10 रुपीज उसकी क्या है वैल्यू है। तो 10 रुपीज मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, ये रहे 10 रुपीज, वो मैंने डिवाइड कर दिया। तो 20,000 मुझे शेयर्स मिल गए, यहाँ पे 20,000 शेयर्स है ये। देन उसके बाद 70 रुपीज मेरा आंसर आया इंट्रिंसिक वैल्यू। उसके बाद मार्केट वैल्यू यील्ड मेथड उसको बोलते हैं। उसमें स्टेप 1 रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड की फॉर्मूला डिविजिबल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं तो उसमें भी मैंने किया हुआ है, पूरा वर्किंग नोट की है हम लोगों ने। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट आपको लिखना है अच्छे से। ओके, अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये लिखा हुआ है क्लियर क्रिस्टल, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 लाख मुझे दिया है, आउट ऑफ विच 40,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 लाख लिखूंगा। प्रेफरेंशियल डिविडेंड यानी हमेशा एक फॉर्मेट है कि बिफोर टैक्स दिया है तो आपको लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल 4 लाख के थे, 10% दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% 40,000 और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये रहा 40,000। तो हमें मिला यहाँ 40 और 40 लेस करने के बाद 2,20,000 डिविजिबल प्रॉफिट, वो मैंने यहाँ फॉर्मूला में रखा 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 2 लाख रुपीज। वाई, इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे 110% हमें मिल रहा है। अब उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं तो आपको मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, स्टेप 1 और पेड अप पर शेयर कैपिटल इक्विटी एक्सपेक्टेड रेट डिवाइड करना है। 110 अपना आंसर आ गया। पेड अप पर शेयर 10 रुपए का फेस वैल्यू था वही है, और एक्सपेक्टेड रेट आपको एडजस्टमेंट में दिए ही होंगे कंपलसरी। 7th एडजस्टमेंट दिया है, ये रहे 15%, तो मैंने 15% लिख दिए। 73.33 मुझे आंसर मिला। वही आंसर मैंने जाके फेयर वैल्यू में लिखा, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। तो 70,000 है मेरे पास, उसमें मुझे यहाँ पे 70,000 प्लस 73.33, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2 किए मैंने, तो मुझे आंसर मिला 71.67। तो इस तरह से ये पूरा सम यहाँ पे फेयर वैल्यू ढूंढा था वो खत्म हुआ। और होप फॉर द बेस्ट आपको समझ आया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया मैंने, फॉर्मूला भी बता दी। ऐसे ही प्रतिमा एजुकेशन अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको काफी पहले के टाइम से आपको अच्छे सम जानने को मिलेंगे और आप डेफिनेटली स्कोर कर पाओगे अच्छे से। विश यू ऑल द बेस्ट।